यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम होना है 2024 का, ठीक है, 2024 का आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 26 मई को, राइट। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया दृष्टि आईएएस का, दृष्टि आईएएस है, विजन आईएएस, इनका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 1 है, दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 1 रहेगा, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 2401 नंबर कोड है इसका, राइट। तो यहाँ पर देखो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन एक पार्ट में कर दूंगा और 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में कर दूंगा। तो आपका वीडियोस ये काफ़ी बड़ा नहीं रहेगा, 40 मिनट का करीब 35 से 40 मिनट तक का रहेगा, तो ज़्यादा टाइम का नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो सब क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा जो भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर विजन का स्टार्ट करूँगा, फिर दृष्टि का, इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी रहेंगे पेपर मैं आपको यहाँ से कराता जाऊँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1, देखते हैं क्या यहाँ पर है, टेस्ट नंबर 1 में क्या क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण पशुभरण होता है, राइट। तीसरा क्या है, एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत में विलुप्त हो चुके थे, ठीक है, पहला तीसरा स्टेटमेंट ये। चौथा स्टेटमेंट क्या है, अफ्रीकी चीते को आयुष्मान की रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका कितने सही है या कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो जो पहला है इसमें, अफ्रीकी चीते की तुलना में जो आपके एशियाई चीते छोटे होते हैं, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट। आप जब एशियाई चीतों के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम न्यूज़ में भी सारी टॉपिक, तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपका ये वहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है, संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण पशुभरण होता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक अध्ययन में पाया गया कि इनकी मृत्यु का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आपका पशुभरण था, ठीक है। पशुभरण से इनकी मृत्यु दर कितनी 53.2% की हिस्सेदारी थी, ठीक है, इतनी इनकी मृत्यु पशुभरण से होती थी, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है इनका करेक्ट होगा। जैसे कि शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे सब मिलकर क्या है इसके शिकार कर देते थे, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या है, इसमें संरक्षित जो क्षेत्र के चीते हैं इसके शावकों की मृत्यु दर बहुत यहाँ पर अधिक 90% तक हो जाती है, तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा क्या है, एशियाई चीते 1952 तक भारत में विलुप्त हो चुके थे, ठीक है, क्या है भारत में विलुप्त हो चुके थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है, सभी 4 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो हमारा डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी चीतों में आयुष्मान रेड लिस्ट में सुभेद, ये भी आपका करेक्ट है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1952 तक शिकार जो पर्यावरण की क्षति है उसके कारण विलुप्त हो गए चीते, इसकी वजह से आपके क्या सुभेद जो सूचीबद्ध है उसमें यहाँ पर इसको किया गया था। सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन ए दिया है और आपका कथन ए दिया है, कथन 2 दिया है यहाँ पर, ठीक है। वन्य जीवों, वनस्पतियों, सिटीज की लुप्त प्राय जो प्रजाति हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभी समय COP19 के भारत के जो शीशम के सम्मेलन थे, ठीक है, शीशम के जो सम्मेलन थे उसमें परिशिष्ट 2 में शामिल किए गए थे। सेकंड है, परिशिष्ट 2 में एक पक्षकार के अनुरोध शामिल पर प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करती हैं, ठीक है, जिन्हें अस्थिर या अवैध रूप से रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पर होगा सेकंड का हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक सही है किंतु क्या है सेकंड इसका गलत बात बताइए। पहली बात सही है और सेकंड बात इसकी क्या है गलत है, राइट। तो सी यहाँ से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। देखो जो सिटीज़ है CITES, इसके पक्षकारों में जो COP19 है उसकी 19वीं बैठक पनामा शहर में क्या है आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के शीशम जो आपके डार्बगिया शिशु है, ठीक है, उसके सम्मेलन में परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था इसको, राइट, ये भी बात करेक्ट है, जिसमें क्या प्रजातियों के व्यापार के लिए सिटीज के नियमों का यहाँ पर पालन करने की आवश्यकता होती है। तो पहली बात स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, जो 2 बातें बताई मैंने वो आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेडेरियन, ठीक है, नेडेरियन जेलीफिश समुद्री एनीमोन प्रवाल जो सहित जलीय जीवों को एक समूह संदर्भित करता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, सभी नेडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम होते हैं। तीसरा है, कुछ नेडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, ये कितने सही है ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका तीसरे का हो जाएगा। देख लेते हैं पहले तीसरे का क्या है। जो आपका नेडेरियन है, ठीक है, जिसे सिल ट्रेंट भी कहते हैं, राइट, ये 9000 है उससे अधिक वर्ष तक यहाँ पर क्या जीवित रह सकता है, ठीक है। ये प्राय क्या है, समुद्री जीव है, समुद्र तट में ही रहता है, समुद्र में ही रहता है, ठीक है। प्रवाल हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन, राइट, और समुद्री पिच, समुद्री वीप, राइट, समुद्री व्यंजन, ये सब क्या इसमें शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, सभी नेडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट बोला है, कुछ नेडेरियन शैवाल के साथ ही सजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं।
तो ये देखो नेडेरियन जो आपका एक कोशिकी सवाल होते हैं, ये मछलियाँ और जो आपके क्रस्टेशियाई हैं इससे सहित कई अन्य जीवों के साथ जटिल संबंध बनाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों बातें आपकी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सभी तीन यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका, यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया। ये किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहा है ये आपको पूछना है, बताना है। ठीक है, ये 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजाति में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जो नदी इस उद्यान के होकर यहाँ पर उत्तर पूर्व ओर बहती हैं। घड़ियाल, मगर, अन्य जलीय जो जीव हैं, आवास और सबसे कम प्रदूषित नदियों को एक यमुना नदी के सहायक नदी है। ठीक है, इस रिजर्व का भूभाग की विशेषता व्यापक पठार के घाटियों है। इनमें से निम्नलिखित में किसका वर्णन किया जा रहा है, किस उद्यान का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ का हो जाएगा, आपको बताना है सोच के क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। पन्ना जो आपका भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां, ठीक है, एमपी का 5वां है और आपका भारत का 22वां है जो आपका उद्यान है ये। ठीक है, ये जो विंध्य पर्वतमाला है उस पर अवस्थित है तथा राज्य के जो उत्तर में पन्ना एवं जो छतरपुर जिले हैं उसमें विस्तृत है ये। ठीक है, पन्ना जो आपका मंझगांव हीरा खनन के लिए यहाँ पर भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। ये उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित है, प्रमुख बाग भूमि भी इसको मानते हैं, राइट। ये शुष्क पर्णपाती वन भी यहाँ पर है इसमें। ठीक है, इसकी विशेषता विस्तृत पठार और घाटियाँ भी हैं। तो इसकी कितनी बातें आपको क्या है पन्ना के बारे में पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में से घोषित भी किया गया था। एक बात और, तीसरी बात है 2020 में यूनेस्को ने इसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के रूप में भी शामिल किया। ठीक है, ये भारत में 12वीं प्रविष्ट यहाँ पर बन गया था मैन ऑफ जो बायोस्फीयर रिजर्व उसके लिए। ठीक है, तो 4-5 बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के गाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना है। दूसरा है, HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ ODS माना जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा 5वें का हो जाएगा, यहाँ से 5वें का डी यहाँ से का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, इसमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है इसका, राइट। देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये एक जलवायु समझौता है, समझौता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, चलो पूरा मैं बता लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये आपका जलवायु समझौता नहीं है। इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे ओजोन जो क्षरण है उसको पृथ्वी के क्षरण से मतलब पृथ्वी से की रक्षा करना, ये है, जिनका उपयोग पहले से जो आपका एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर उद्योग है, उसमें यहाँ पर इसका किया जाता है, राइट। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है, इसी में देखो, इसी में पॉइंट है अगला। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFC को जो फ्लोरोकार्बन है HFC में परिवर्तित कर दिया है, CFC को HFC में परिवर्तित कर दिया है, जो ओजोन परत को नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में क्या उन्हें ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में बेहद शक्तिशाली पाया गया। इस प्रकार के आवास आपकी जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां होती है, ये समस्या होती है, उनमें समाधान के लिए ये दूसरी प्रमुख योगदान दे रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ ODS माना जाता है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसको देखते हैं। देखो ये इसमें इसलिए गलत है क्योंकि जो भारत ने जून 1992 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार देश बना था, राइट। तब से भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में होने वाले जो संशोधन है उसमें अपनी मंजूरी दी थी और भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो अनुसार थे उसके अनुसार ओजोन क्षयकारी पदार्थों को हटाने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक यहाँ पर पूरा कर लिया था, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। और इसमें जो बोला था इसने कि जो ओजोन क्षरण का पदार्थ ODS बनाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ कंपनियां हैं, राइट, कुछ कंपनियां हैं इस प्रकार आवास जो होते हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन ये तो दूसरी ओर से योगदान देते हैं इनमें। ठीक है, जिस वजह से क्या है इसमें इसको ओजोन क्षरण में सहायता करते हैं। तो इस वजह से क्या है ये भी स्टेटमेंट आपका दूसरा भी गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। आप इसको पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को तो आपको ये समझ आएगा दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, न्यूज़ में भी है तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन है, डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंड वाच, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ये समुद्री पर्यावरण में बालू और अन्य अवशोषण निष्कर्षण का पहला वैश्विक डेटा है। इसे ग्रिड जेनेवा द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तीसरा है, ये ड्रेजिंग जहाज़ों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाज़ों स्वचालित जो पहचान प्रणाली है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। चौथा है, इसका अनुमान
है कि समुद्री एवं तटीय जो वातावरण है उसमें प्रत्येक 50 से 100 अरब टन रेत को अन्य अवसादों को निष्कर्षित किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है ये पूछा है, ठीक है। तो हमारा छठवें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा करेक्ट है। देखो जो हमारा इनकरेक्ट आंसर है, जो गलत आंसर है उसको बता देते हैं। ये हमारा गलत आंसर हमारा डी है यहाँ से, मतलब जो चौथा स्टेटमेंट है, डी नहीं मतलब आपको जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इसका अनुमान समुद्री तटीय वातावरण में प्रत्येक 50 से 100 अरब टन रेत को अवसादों को निष्कासित किया था। ये चौथा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत एकदम है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, चौथा गलत क्यों है, क्योंकि जो मेरीन सैंडवाच है इसका अनुमान है कि समुद्री तटीय है वातावरण में प्रत्येक वर्ष 4 से 8 बिलियन टन बालू अवसाद को निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। 50 से 100 नहीं, 4 से 8 बिलियन टन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए ये गलत था। अब बाकी आपके सही हैं। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है पुष्पोद्भिद फेनरोगेन में बीज रहित पौधे तथा जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगेम में बीज वाले पौधे होते हैं। पहला स्टेटमेंट, फेनरोगेम में एक विकसित संवहनी प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगेम में एक सुविकसित संवहनी प्रणाली की होती है। भारत में पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड देहरादून में किया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें कितने सही है, कौन सा सही है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं आंसर हमारा क्या सही होगा। देखो इसमें जो आपका इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं फेनरोगेम के बारे में। ये आपका क्या है, बीज युक्त पादप होता है, ये सबसे उन्नत पौधे होते हैं, ठीक है। ये सुभेदित पौधे होते हैं, अर्थात पादप जो शरीर होते हैं उनके अलग अलग जड़, अंकुर, पत्तियां उसमें क्या है विभाजित होते हैं, ठीक है, राइट। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक तथा क्लोरोफिल युक्त पौधे होते हैं, राइट। फेनरोगेम दो समूहों में वर्गीकृत होता है, जिसे क्या है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी बोलते हैं, ठीक है, अनावृत बीजी। दूसरा बोलते हैं इसको आवृत बीजी, ठीक है, यह आपका एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी को बोलते हैं आपको जेनियोस्पर्म, और आपको जो आवृत बीजी होता है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये दो भागों में आपका विभाजित होते हैं, ठीक है। आपका देखो क्रिप्टोगैम है, ये क्रिप्टोगैम क्या है, ये एक पौधा होता है जो बीजाणुओं और जो सहायता से प्रजनन करता है, बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करता है, ठीक है। इसके कारण फूल रहित या बीज रहित पौधे, निम्न पौधे यहाँ पर इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके पास विकसित संवहनी तंत्र नहीं होता है तथा उन्हें जीवित करने के लिए नम वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों बातें आपकी क्या है, गलत हैं। 7वें की दोनों बातें आपकी गलत होंगी। तो सिर्फ 7वें की एक बात यहाँ पर इससे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट कितने सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, यहाँ पे पहला और दूसरा आपका गलत है, ठीक है, पहला दूसरा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ आपका यहाँ पर सही है। ये इसका उद्घाटन क्या है उत्तराखंड देहरादून में किया गया था, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, जो मैंने आपको जो बताया वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप लिख लीजिए, एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हो उसको, राइट। जितना भी मैं डिस्कस करा रहा हूँ, जो आपको नहीं आते क्वेश्चन वो आप एक साइड में कहीं हर क्वेश्चन को एक जगह डिस्कस लिख सकते हैं अपना, ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 8वां नंबर, 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक के प्रकाशक जारी किया गया था, ठीक है, से एक शीर्षक प्रकाशक जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण जेडएसआई, ठीक है, जो का भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण जेडएसआई उसके द्वारा 108वीं वर्षगांठ में 75वीं एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक प्रकाश यहाँ पे जारी किया गया था, ठीक है। इससे पता चलता है क्या कि देश में पाए जाने वाले लगभग 5% पक्षी स्थानिक हैं तथा विश्व के अन्य हिस्सों में इसकी सूचना नहीं दी गई है, राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा इस प्रकाशन के अनुसार 75 जो पक्षी प्रजातियां हैं उसमें 11 अलग अलग वर्गों में परिवार में जो उनके परिवार होते हैं पक्षियों के उसमें विभाजित होते हैं ये, ठीक है। अगला देखते हैं, जो आपका देखो जेडएसआई है, ये भी पता होना चाहिए जेडएसआई क्या है। जेडएसआई पर्यावरण वन जो मंत्रालय है इसके तहत एक अधीनस्थ संगठन होता है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है, सब आपका क्लियर हो गया। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन निम्न पर विचार करना है, निम्न बातें हैं इस पर विचार करना है। देखते हैं क्या है, निकल, पायरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें विचार करना है आपको। देखते हैं क्या, तो देखो इसमें आपके बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें कितने राष्ट्रीय प्रदूषक परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत आते हैं ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखो हमारा आंसर इसमें क्या क्या हो जाएगा मैं इसको बता देता हूँ। आपका इसमें रहेगा PM10, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, SO2, ठीक है, PM10 या PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, सीसा, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, ठीक है, और निकल, ये सब यहाँ पर क्या है इसमें पाए जाते हैं। तो क्या है 1, 2 और 3 इसके करेक्ट हो जाएंगे। जैसे निकल मैंने बताया, पायरिन बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने नहीं बताया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो जो भी क्वेश्चन पूछा कर इनमें से कौन सा सही है तो वहाँ से आपको गलत स्टेटमेंट छांटना होता है कि कौन सा गलत है, वो आपको ज़्यादा ईजी पड़ता है छांटना। मैंने 3 तो पता था सही है, लेकिन एक गलत पता होता तो आपका आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाता। तो केवल यहाँ पर 3 करेक्ट है आंसर, ठीक है, तो केवल 3 आपके यहाँ से सी करेक्ट होगा, 9वें का सी। अगला क्या 10वां नंबर, इनमें मैच करना है, ठीक है, सुमेलित करना है
कि कौन सा इसमें मैच होगा। और 10वां नंबर देखते हैं। देखो 10वां में देखते हैं आपको चंद्रताल जो आपका आर्द्रभूमि है। चंद्रताल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल आर्द्रभूमि आपकी उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। दूसरा क्या है? सूर सरोवर। जो सूर सरोवर है ये आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में रहेगा, ये भी आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। सांख्य सागर जो आपका है, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, ये भी आपको सम्मिलित नहीं है। अंशुपा झील, राइट, अंशुपा झील आपकी ओडिशा में है, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मैंने सब बता दिया कौन कौन से हैं, वो आपको मैच कर लेना उसके हिसाब से। तो कोई भी यहाँ पर सही नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर जो स्प्रूस हैं उसके कुछ चीड़ के देवदार के साथ प्रमुख वनस्पति शंकुधारी, सदाबहार है ना, जीव जंतु, उनमें क्या है, ये सब फर वाले मांसाहारी छोटे मिंक, एल्क, तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ, वुल्वरिन भेड़िए आदि यहाँ पर शामिल होते हैं। ये सबसे संभावित वर्णन किसका करता है? ठीक है, ये बोला कि किसकी बातें बता रहा है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा यहाँ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैगा बायोम। टैगा जो है उसके बारे में बात कर रहा है। टैगा काफी टाइम में न्यूज़ में था, करंट में, तो वहाँ से क्वेश्चन भी बना दिया है, तो याद रखना है आपको। टैगा वनस्पति देखो बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, जिसे बोरियल वन या शंकुधारी वन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी मुख्य विशेषता पौधों की प्रजातियां जो मुख्य रूप से शंकुधारी वृक्ष होते हैं। टैगा बायोम उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर क्या पाया जाता है। और ये पृथ्वी के सबसे बड़ा जो बायोम है स्थली में, वो सबसे बड़ा बायोम कहलाता है। ठीक है, ये चारों पांचों बातें आपको याद रखनी टैगा के बारे में। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ। ठीक है, अभी क्या इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये शंकुधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या दूसरी विशेषता क्या है? इसकी ठंडी जलवायु होती है यहाँ पर, राइट। स्थायी तुषार यहाँ पर होता है। ठीक है, स्थायी तुषार मतलब जैसे कि कुछ क्षेत्र में यहाँ पर तुषार जैसे कि स्थायी रूप से जमी हुई मृदा होती है ना, उसकी गहराई को सीमित करना और वृक्ष की वनस्पतियों को बढ़ाना, इसको तुषार बोलते हैं। सीमित विविधता, ठीक है, सीमित विविधता यहाँ पर है, राइट। और क्या है, मतलब इसकी 4-5 कुछ विशेषताएं वो आपको यहाँ पर याद करनी है। वन्य जीव है, आर्थिक महत्व यहाँ पर इसका है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अधिपादप या एपीफाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिपादप या एपीफाइट के बारे में आपको बताना है कि क्या इनमें से कितने करेक्ट होंगे आंसर, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, पहला है वे मेजबान पौधों की तरह पौधों की सतह पर उगते हैं। दूसरा, मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश पहुंचने में सहायता करते हैं। तीसरा है ये प्रकृति की परजीवी होते हैं। तो कितने सही है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट कौन से करेक्ट हैं मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पहला आपका है वायवीय विकास। ठीक है, एक होता है जो अधिपादप जो आपके एपीफाइट होते हैं, इनमें कुछ समान विशेषताएं होती हैं, उनमें शामिल होते हैं वायवीय विकास, जिसको बोलते हैं। अधिपादप एपिफाइट की भूमि की सतह से ऊपर अक्सर वृक्षों की शाखाएं या तनों में उगते हैं, जिनकी जड़ें मृदा में नहीं होती हैं। ठीक है, इनकी जड़ें क्या है? मृदा में नहीं होती, सतह पर उगते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है? न्यूनतम मृदा का उपयोग, चूंकि क्या है पोषक तत्व के लिए हमारे मृदा पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए अधिपादप एपिफाइट वर्षा क्षयकारी जो आपके कार्बन पदार्थ हैं वो है ना, उन सब से क्या है ये विशेष रूप से अनुकूल होते हैं, राइट। अगला देखते हैं, इसमें क्या है? जड़ अनुकूलन। ठीक है, जड़ अनुकूलन जैसे कि यहाँ पर दिया है सेकंड पॉइंट में, ये कई अधिपादपों एपिफाइट्स विशेष जड़ें होती हैं इनमें। ठीक है, क्या होती हैं? विशेष जड़ें होती हैं। ये वायवीय जड़ें, जिनको वायवीय जड़ें भी कहा जाता है, राइट। जो वायु इससे अधिक मेजबान पौधे के नीचे जो प्रवाहित वर्षा जल से आर्द्रता पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकती हैं। ये सतह से क्षेत्र के अधिकतम अवशोषण के लिए इन जड़ों में क्या है? अक्सर स्पंजी मखमली बनावट होती है। मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, ये आपके सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो 1 और 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? यहाँ से गलत होगा। ये प्रकृति में परजीवी होते हैं, ये गलत है। ये क्या होगा? ये कुछ यहाँ पे जो जीव हैं, ठीक है, उसके उदाहरण के लिए जैसे कि आर्किड है, कवक है, इसके साथ सहजीवी संबंध होता है, ना कि परजीवी संबंध होता है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार करना है कि कौन कौन से जीव उसके बताना है आपको, कौन कौन सा है। तो देखते हैं इसको, 30 नंबर को देखते हैं। इसमें बोला है हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, डाई-एटम, ठीक है, डाइनोफ्लैगेट। ठीक है, तो इसमें बोला है कि महासागरों की श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक इनमें से कौन है, राइट। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन है। देखो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, डाइनोफ्लैजिलेट है, हरे शैवाल हैं, राइट। ये तीनों क्या है? इसमें आपको महासागर की खास श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट बचेगा
डाइनोफ्लैजिएलेट्स, ठीक है, ये भी आपका है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट आपके महासागरों की खास श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। तो डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राइट, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण 1986 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया है और आपका कथन 2 दिया है, ठीक है, दोनों कथन दिए हैं और उनमें से पूछे कौन सा कथन इसका व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो देखो कथन 1 क्या है, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, निषेध, बंद करने के विनियम के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इस अधिनियम में लोकस स्टडी जैसी नियम स्टैंडी जैसे जो नियम है वो शिथिल कर देता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन है, तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, जो आंसर हमारा रहेगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला जो आपका कथन दे रहा है, पहला कथन एकदम करेक्ट है, ये अधिनियम केंद्र सरकार के जो है उसमें कार्य करता है, भी ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी जो बात बोल रहा है वो भी दूसरा स्टेटमेंट बात करेक्ट है, ठीक है। बट क्या है, जो कथन 2 है, आपका कथन 2 है यहाँ पर, ये कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। आप देखते हैं जो कथन 1 क्या बोल रहा है, कथन 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो कथन दोनों एक ए और तो दोनों तो सही है इन दोनों में, ठीक है। बट कथन 1 क्या बोला है, कथन 2 क्या बोला, तो कथन 2 जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा है कथन 1 की, राइट। तो बी यहाँ से आपका स्टेटमेंट मैच कर देता है, ठीक है। देखो जो कथन 1 बोलेगा वही कथन 2 की उसकी व्याख्या करनी चाहिए कि अगर ये ऐसा है तो उसके बारे में सेकंड बात बतानी चाहिए। ये यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है, सेकंड बात ऐसा नहीं बता रहा है, तो आपका ये सेकंड बात आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर देखते हैं, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। महासागरीय अम्लीकरण उसके बारे में आपको विचार करना है कि क्या यहाँ पर आंसर उसका होगा, ठीक है। देखते हैं, ये महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों का अवशोषण के कारण महासागर के पीएच में कमी है। ये कार्बोनेट आयनों में उपलब्धता को कम करता है, इसलिए इसमें क्या है, कैल्सी भवन होता है। तीसरा, ये सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संक्षारक बनाता है, ठीक है। ये केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है। इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे ये बोला है, ठीक है। तो देखो जैसा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अभी 2023 में, उसी टाइप से कुछ स्टेटमेंट यहाँ भी कोचिंग वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। एक केवल 2 इसी टाइप से एक स्टेटमेंट पूछा था यूपीएससी ने कि कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, वो एलिमिनेट करने वाला नहीं था इसमें, है ना। तो आपको याद रखना है इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अभी कुछ पता नहीं कैसा आएगा, बट अभी जैसा पेपर हुआ उस टाइप से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर बताना है कौन सा स्टेटमेंट कितने करेक्ट होंगे, राइट। इसको देखते हैं। देखो जो पहला स्टेटमेंट है, ये महासागरों द्वारा पीएच यौगिकों का अवशोषण के कारण महासागर में पीएच में कमी है, ये स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये अवशोषित CO2 जल के साथ अभिक्रिया करके जो कार्बोनिक है अम्ल बनाता है, जिससे क्या सागरीय जल का पीएच मान कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप महासागर में अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है, राइट। क्या है, जो कार्बोनेट आयन है उनकी उपलब्धता को कम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि जैसे महासागर में अधिक अम्लीय होता जाता है, सागरीय जल में कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता कम होती जाती है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा भी सही हो गया आपका, ये सागरीय जल को समुद्री जीवों को कम करने के संरक्षक बनाता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तीसरा, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि जो जैसे यहाँ पर कुछ समुद्री प्रजातियाँ हैं, ठीक है, कुछ समुद्री प्रजातियाँ हैं, उसमें विभिन्न जो आपके मूंगे हैं, ठीक है, क्लैम हैं, शैवाल हैं, ये सब क्या कुछ प्रजातियाँ शामिल होती हैं, जिसमें कि क्या है, इसमें सुरक्षात्मक सेल कंकाल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करती हैं। ये सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए अधिक संरक्षक बनाती हैं, ठीक है। ये लिखा कम संरक्षक बनाती हैं, अधिक होगा, ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत है। चौथा, ये केवल गहरे जो महासागरीय हैं उसमें क्षेत्र में होता है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं कि गहरे महासागर में होता है, ये भी गलत है आपका। तो 3 4 आपका गलत है, 1 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, तो केवल 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा बी। अगला क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण और मौजूदा केंद्रशासित प्रदेशों को क्षेत्रों की सीमाओं को नामों को परिवर्तित करने से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 का बी, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा जो राज्य है उसके केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्र की सीमाओं के नाम परिवर्तन करने के लिए इसका अधिकार देता है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य में केंद्रशासित प्रदेशों को पुनर्गठन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर विषय की सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। और ये देखो चारों बातें आपको रीड कर लेनी है, अनुच्छेद 22 के बारे में चारों बातें पहले रीड कर लेनी है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही होगा, राइट। तो देखो हम बात करते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही
सही होगा। तो कोई मतलब देखो कौन से भी सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, सभी सही हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही होगा इसमें, राइट। देखो जो अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण इसमें बताया गया, ठीक है। इसकी गिरफ्तारी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त करने के बारे में जैसे अधिकार है, जैसे गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति हैं, उसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार पर यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए, राइट। तो ये आपको पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है, पहली बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात क्या बोला है, दूसरी बात बोला है निवारक हिरासत की सुरक्षा नागरिकों को विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। विदेशियों को नहीं है, दोनों के लिए उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा। विदेशियों को नहीं है, ये गलत है, दोनों को है, ये है, ठीक है। निवारक हिरासत में कानून किसी व्यक्ति को हिरासत में किसी भी परिस्थिति 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है, ये क्या है, ये इसका गलत होगा, राइट। 24 घंटे से अवधि से निकटतम मजिस्ट्रेट यहाँ पर पेश करना होता है, ठीक है, ये भी गलत है। राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार जिसके के लिए किसी व्यक्ति को निवारक के लिए तो ये देखो चौथा स्टेटमेंट है, ये भी चौथा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्योंकि क्या है, वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को वर्ग या मामले में निवारक हिरासत में लिया जाता है, उसमें कानून के तहत हिरासत में ले सकते हैं। बट क्या है इसमें जो बोला है खंड 4 और खंड 1 के तहत, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका डी भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में विचार करना है, क्या है ये, ठीक है। तो मूल कर्तव्य क्या है आपको पता होना चाहिए, और जो आपका भारतीय संविधान उसके 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था। इसने क्या है, शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बदलाव थे वो पेश किए थे इसमें, ठीक है। तो क्या है देखते हैं इसमें, जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा के लिए मूल अधिकार बनाया गया था। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि सरकार इस आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्रदान करने के लिए बाध्य है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 51A के तहत के रूप में यहाँ पर नया मूल कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया था। एक कथन यहाँ पर सही नहीं होगा, पहला कथन क्या है, सही नहीं होगा, ठीक है। ये बोला 42वां, जबकि 42वां नहीं है, मैंने क्या बताया आपका 86वां, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा है देश की रक्षा करना आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल यहाँ पर नहीं है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, देश की रक्षा करना आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल होता है, ये गलत है, ठीक है। ये किस में कहा गया है, ये आपका कहा गया 51 का ए का डी में, इसमें कहा गया है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे परिवर्तन का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे परिवर्तन नहीं करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 और आपका 3 करेक्ट है, तो 2 यहाँ से आंसर हो जाएंगे बी, ठीक है। 2 करेक्ट है, कौन से 2 ये नहीं पूछा है, कौन से 2 आपके 2 करेक्ट हैं ये। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसके बारे में विचार करना है, देखते हैं क्या है कि पूछ रहा है कौन से इसमें से कितने सही होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। देखो इसमें बोल रहा है पहला, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच होती है, ठीक है, ये पहला बोल रहा है। तो क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, 10 से 15% के बीच होगी, गलत है, 15% से अधिक नहीं होगी, राइट। ये पहला स्टेटमेंट क्या हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम जो हमारे मंत्री हैं उनकी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है ना, 10 से 15% ये न्यूनतम बता रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, और जो प्रसाद पर धारण करते हैं वही अन्य मंत्री प्रधानमंत्री प्रसाद पर धारण कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पर धारण करते हैं, तो क्योंकि राजनीतिक दल संबंधित जो संसद है उसके सदन का सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है वो मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका दूसरा गलत होगा। तीसरा क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी, गलत है, ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो मैच करना है, मंत्रिमंडल समिति दी है और अध्यक्ष दिए हैं, ठीक है। तो कितने यहाँ पे मैच कर रहे हैं आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिपरिषद मंडलीय समिति, ठीक है, इसको देखते हैं। जो आपके राजनीतिक मामले हैं उसकी मंत्रिमंडल समिति है ना, तो इसका हो जाएगा आपका इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, संसदीय कार्य मंत्रिमंडल है समिति, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, ये नहीं करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। सुरक्षा मंत्रिमंडल पर समिति जो है ये रक्षा मंत्री बता रहे हैं, जबकि क्या है, रक्षा मंत्री नहीं होगा, विदेश जो मामले के मंत्रालय वो करता है इसमें। अगला क्या है, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, ये वित्त मंत्री नहीं करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, पहला करेक्ट है सिर्फ, उनकी केवल एक 21।
21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सी समिति संसद की जो सदन की प्रक्रिया है उसमें कामकाज के संचालन के लिए मामलों के विचार करती है तथा सदन में नियमों के आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका किसके बारे में बात कर रहा है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 का नियमन समिति, जो आपकी नियम समिति है ये होता है। यदि सदन के नियम परिवर्तित करना हो तो ये समिति अनुशंसा इसमें करती है, ठीक है, आपको ये बताना है। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, आयु क्या निर्धारित की गई है ये बोल रहा है। दूसरा क्या है, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 22 का हो जाएगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखो पहला बोला आयु, यहाँ पर आयु की है जो 65 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये पे क्या ये निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ये क्या है, इसकी समय की उम्मीद जो आयु है हमारे इस उम्मीदवार की आयु होती है 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है, ठीक है। तो क्या आयु निर्धारित नहीं की, ये गलत है, निर्धारित की गई है। दूसरा क्या है, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है, ठीक है। जो कार्यकाल है यहाँ पे निश्चित नहीं किया है, राइट। ये निश्चित अवधि होती है, कितने भी टाइम तक इसको क्या है देख सकते हैं कि क्या मतलब इनका जो काम करने का वो है, तो निश्चित नहीं है कि 2 साल लेगा 3 साल लेगा, है ना। ये सब तो वो चीज़ यहाँ पर इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या यहाँ पर गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 22 का सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनमें से कुछ कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, दोनों गलत हैं स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते आपके, ए भी करेक्ट होता, ए भी करेक्ट होता, तो आपका ना तो एक और ना ही दो, मतलब दोनों गलत हैं। यहाँ पर दोनों गलत हैं, मतलब दोनों आपका जो आंसर है दोनों सही है, ना तो एक गलत है ना ही दो, दोनों सही है, ये होगा। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य में मुख्यमंत्री को नियुक्ति से संबंधित जो कथन है वो बताना है आपको क्या है। कथन 1 दे रखा है, कथन 2 दे रखा है मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। ये क्या है, ये एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हुए उससे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इनमें से कौन सा आपका मैच कर रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो देखते हैं इनमें कौन सा मैच कर रहा है। देखो इसमें पहला जो कथन बोल रहा है, पहला कथन यहाँ पे ऊपर जो मैंने पढ़ा आपका, जो पहला कथन है वो उसका करेक्ट है। दूसरा कथन यहाँ पर क्या गलत है, दूसरा कथन आपका गलत होगा, तो सी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा आपका क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इसका गलत होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला देखते हैं 24वां नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग है उसको हटाया जाता है, किसके द्वारा उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया के समान होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25 है पेशा, ठीक है। जो आपका अनुसूचित क्षेत्र 1 तक विस्तारित जो नियम है अधिनियम है उसी संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 5वीं और 6वीं सूची में वर्णित है। दूसरा है, ये ग्राम सभा पंचायत के कार्यकाल के पूर्व आरंभ की गई जो योजना है उसको स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा है, गौड़ खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने के लिए ग्राम सभाओं की पूर्व अनुशंसा पर ये करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है सही है, कितने सही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं इसको 25वां नंबर क्वेश्चन को। देखो 25 नंबर है तो इसको देख लेते हैं। इसका पहला जो बात बोल रहा है, ये 5वीं 6वीं सूची में क्षेत्र पर वर्णित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 5वीं जो 6वीं सूची है 5वीं सूची में इसमें जनजातीय क्षेत्र के सुशासन को सक्षम के लिए यहाँ पर पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। ये अधिनियम 5वीं सूची वाले जो राज्य हैं उसको जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों का प्रधान को विस्तार करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बताना है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, ग्राम सभा पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए आरंभ की गई विकास योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है, ये प्रदान करता है, ये भी बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, गौड़ खनिज जो यहाँ पर है, ठीक है, जो गौड़ खनिज है इनकी जो नीलामी है, इनका दोहन है, इनके लिए रियायत प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य यहाँ पर होती है। तो ये भी बात इसमें करेक्ट है। तो दोनों बात इसमें करेक्ट है, 2 और 3। तो हमारा 2 यहाँ से आंसर केवल 2 करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्या है 26वां नंबर क्वेश्चन, 6वीं सूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में लिखित कथन विचार करना है। पहला है, राष्ट्रपति स्वशासित जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यपाल को स्वशासित जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार होता है, किसको, राज्यपाल को। तो इनमें से पूछे कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा जो 26 का आंसर हो जाता है 26 का,
बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बी केवल 2 यहाँ से हमारा आंसर करेक्ट होगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। पहला क्यों गलत होगा, पहले के बारे में देख लेते हैं। देखो जो आपका छठवीं सूची है, ठीक है, छठवीं सूची है उसमें आपका अनुच्छेद 244(2), ठीक है, 244(2) छठवीं सूची के प्रावधान के समय असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर ये लागू होगा, राइट। ये बात आपको पता होना चाहिए पहला, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसका जो नाम राज्यपाल के स्वशासित जिले हैं उसको स्थापित के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए इसका अधिकार होता है, राज्यपाल को अधिकार होता है। वह किसी स्वायत्त जिले की सीमाएं बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नाम भी परिवर्तन कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, राइट, दूसरा करेक्ट हो गया। तो हमारा दूसरा ही सिर्फ स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि राज्यपाल स्वशासित जिलों या क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय की जांच के लिए रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, राइट। ये क्या होगा, ये यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, राज्यपाल होगा, इस वजह से गलत है, ठीक है। 27वां नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। जो एकात्मक जो आपकी विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है क्या है, राइट। तो देखते हैं, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इनमें से कौन सी एकात्मक विशेषताएं ये बताना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर सभी क्या है एकात्मक जो आपकी विशेषताएं हैं वो हैं, सभी चारों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। ये तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या घाटी के जल के उपयोग के वितरण नियंत्रण से संबंध में किसी भी विवाद को शिकायत का निर्वहन यहाँ पर कर सकती है, मतलब न्याय निर्णय कर सकती है। दूसरा है, अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारी आयोग की सिफारिश से हुई है, ठीक है। तीसरा है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों में अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए विशेष विश्वास और पूरी मान्यता यहाँ पर दी जाएगी। कितने स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही होंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 28 नंबर में। देखो पहला यहाँ पर बोला है जो कानून है नदी जल विवाद जो बंटवारा होता है इसका जो न्याय निर्णय कर सकता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि देखो संसद यहाँ पर अनुच्छेद 262, ठीक है, कौन सा 262, 262 के तहत नदी घाटी जो है उनके जल विवाद से संबंधित न्याय निर्णय इससे संबंधित होता है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, क्या है, एक वैधानिक निकाय है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित प्रावधानों से निम्नलिखित क्या करता है, ये किसी भी राष्ट्रपति, ये किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि जब परिषद की स्थापना ये लोकहित सिद्ध होगी तो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया उनकी जांच के लिए यहाँ पर हमें सलाह देगा, राइट। ये होगा उन विषयों की जांच करना जिसमें कुछ भी नहीं है, राज्यों के संघ के लिए एक से अधिक राज्यों को साझा हित कर सकता है वो, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अंतर्राज्यीय परिषद वैधानिक निकाय जिसकी उत्पत्ति सरकारी आयोग से हुई थी, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये राज्य के सर्वोच्च क्षेत्र और जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसमें अभिलेखों न्यायिक कार्रवाइयों उनको पूरा करने का विश्वास की मान्यता यहाँ पर देता है, ठीक है। तो पहला और आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, राइट। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर। संपत्ति के अधिकार संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये संविधान के भाग 11, ठीक है, भाग 10 और 11 के अनुच्छेद के विधि का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद के भाग 11 के तहत एक विधि का अधिकार है। क्या संवैधानिक जो संपत्ति अधिकार है, क्या विधि का अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। इसे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित किया जाता है या संशोधित किया सकता है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये केवल कार्यकारी प्रक्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका संवैधानिक जो संपत्ति का अधिकार है उससे संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा हमारा, देखो करेक्ट आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। देखो पहला बोला है ये संविधान के भाग 11 में विधि के अधिकार है, ये गलत है, ठीक है। भाग 12 होगा, भाग 11 नहीं होगा, पहले तो ये गलत है, भाग 12 होगा। भाग 12 में कौन सा, भाग 12 में आपका होगा अनुच्छेद 300A, ये बात आपको पता होना चाहिए, पहली बात गलत हो गई, ठीक है। इससे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित किया संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये संविधान के जो मूल ढांचे हैं उसका हिस्सा भी नहीं है, ये भी बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा स्टेटमेंट है ये केवल कार्यकारी प्रक्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है, राइट, ये भी सही है। ये निजी संपत्ति कार्यकारी क्रिया से बचाता है लेकिन विधायी क्रिया से नहीं, ठीक है। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, 2, 3, 4, तो आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, आपको ये बताना है 30 में। तो हमारा 30 में देखो, मैं सीधे से जो गलत है उस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखो, जो संविधान के चुनाव है उसमें आयुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। डी यहाँ पे आप रीड करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि भारतीय चुनाव आयुक्त की न्यूनतम जो आयु है वो मानदंड यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि 6 या 65 वर्ष तक की आयु होती है जो भी पहले हो, ठीक है, संविधान चुनाव आयुक्त होता है उसकी लेकिन न्यूनतम आयु यहाँ पर मानदंड कोई निर्धारित यहाँ पर नहीं करता है। तो ये इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं 31 है आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान के संसदीय अनुमोदन के निरसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा के तहत इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य होता है। दूसरा है आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तीसरा है उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, आवश्यक होता है। 38वें संविधान संशोधन में पूर्व उद्घोषणा में राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति इसको क्या स्वयं ही रद्द कर सकता था, जो 38वां संविधान संशोधन था उसमें। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कितने सही है इसमें, ठीक है। 31 में देखते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 31 में देखो पहला बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन आपातकाल की घोषणा जारी के पश्चात अनुमोदित कर सकता है। तो इसमें होगा आपातकाल की घोषणा के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन में प्रस्तुत किया गया था, ना कि 42वें। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, यह आपातकाल की घोषणा दोनों सहित विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपातकाल की घोषणा के समय इसकी निरंतरता को जो मंजूरी देने वाले प्रत्येक जो प्रस्ताव है सदन के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगला क्या है, तीसरा, उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट जो आपका है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका रहेगा यहाँ पर, तीसरा गलत है। ये क्या होगा, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति को किसी भी समय दूसरी घोषणा को रद्द कर सकता है। ऐसी जो घोषणा होती है उसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है 38वें संविधान संशोधन में ऐसा बोला गया, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो चौथा भी आपका गलत है। तो ओनली क्या है हमारा, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा चौथा पहला गलत है, ठीक है। तो एक यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। 32 देखते हैं। भारत में राजद्रोह कानून, ठीक है, राजद्रोह कानून के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, आपको विचार करना है कितने कथन सही होंगे यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं 32 में। पहला, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 134 के अंतर्गत राजद्रोह दंड का प्रावधान किया गया। दूसरा है, यह विधि सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीनता शत्रु की भावना को सहमति प्रदान करता है, ठीक है। ये प्रशमनीय, ठीक है, प्रशमनीय तथा गैर जमानती अपराध होता है। चौथा, इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कितने सही होंगे ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 134 के अंतर्गत राजद्रोह दंड का प्रावधान किया गया है, ये आपका गलत है। 124 है, 134 नहीं होगा, ये गलत हो गया। सेकंड, यह विधेयक सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीनता शत्रुता की भावना को असहमति समाहित करता है, ये स्टेटमेंट आपका ये भी गलत है। ये अभिव्यक्ति असंतोष में विश्वासघात शत्रुता को सभी भावना शामिल होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, सभी भावना शामिल होती है, ना कि असहमति होती है, ये गलत हो जाएगा दूसरा भी। तीसरा क्या है, ये एक प्रशमनीय गैर जमानती अपराध होता है, ठीक है, क्या है, यह प्रशमनीय और गैर जमानती अपराध होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ये एक गैर जमानती अपराध जो कि प्रशमनीय है, राइट, तो ये आपका गलत हो जाएगा तीसरा भी, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, चौथा स्टेटमेंट आपका सिर्फ यहाँ पर करेक्ट है, राइट। चौथा स्टेटमेंट क्या है, इस जो विधि है इसके अंतर्गत आरोपी व्यक्ति को नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है, राइट। ये अब क्या अपने पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में समझ इसको प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो तीनों स्टेटमेंट ऊपर गलत है, चौथा सिर्फ यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्या, 33 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में विचार करना है। पहला है, वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सहदायिक रूप से मान्यता दी गई। दूसरा है, इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज अनुयायी को भी हिंदू माना जाता था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ठीक है। तो 33 का आपका स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका है गलत है कि 2005 का जो था अधिनियम, वर्ष 2005 में ये सब था जो, उसके अकॉर्डिंग ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उन पर भी लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं थे उन पे, ठीक है। ये कानून के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज इनके अनुयायियों को भी हिंदू माना जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया हमारा।
पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि जो ये आपकी सैद्धांतिक संपत्ति है, ठीक है, इसने अपने बेटे को सैद्धांतिक संपत्ति है, वही अधिकार दायित्व दिए जाने का अगर बेटा होता तो होता, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। एक मिनट, थोड़ा सा डाउट हो गया। पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा आपका, ठीक है, मान्यता दी गई, ये करेक्ट बोल रहा है महिला को, पहला स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है यहाँ, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि दूसरे में बोल रहा है कि हिंदू माना जाता था, इनके कहते इनको, ये गलत है, ये इनको नहीं माना था। कुछ कुछ इसमें से उनको थे, जैसे कि इसमें उन जिसमें जो धर्म मुस्लिम से ईसाई पारसी यहूदी नहीं थे, जो धर्म से मुस्लिम ईसाई पारसी यहूदी नहीं थे उनको, ठीक है, यहाँ पे वो भी इनको ऐड कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है, पहला केवल एक यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 है क्वेश्चन, देखो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट से आपकी गलती हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, आपको वो क्वेश्चन अभी गलत हो जाता, क्योंकि मैंने वो देखा था कि जो इस आपके पारसी ईसाई थे वो भी इसमें शामिल थे, बल्कि वो नहीं थे इसमें, ठीक है। अगला क्या है 34, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य सीमा बनाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है तंगानिका झील जैरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है। तीसरा है चाड झील, चाड नाइजीरिया, कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। इनमें से कौन सा कितने सही है ये बताना है 34 में, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 34 विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य सीमा बनाती है, करेक्ट है। दूसरा क्या है तंगानिका झील जैसे तंजानिया, जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा है चाड झील, चाड नाइजीरिया, इनके भी सीमा बनाते हैं। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट है, तीनों बातें सही बताई जा रही हैं, तीनों तो यहाँ पे इसका सी, इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्या 35, पे आपका बंदरगाह दिए हैं, कुछ प्रसिद्ध स्थल दिए हैं, कोच्चि बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, वधावन बंदरगाह, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। देखो कोलकाता जो आपका बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख तटीय बंदरगाह है, जो पश्चिम बंगाल से कोलकाता शहर में स्थित है, ठीक है। ये इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। साथ ही ये भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह भी स्थित है, मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है तीसरा, जो वधावन बंदरगाह है, इसको देखते हैं। वधावन भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, 12वां नहीं है, वधावन भारत का 13वां बंदरगाह है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह में होगा आपका कुछ भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये भी आपका करेक्ट है। तो एक और आपका दो करेक्ट हैं, तीसरा आपका गलत है, 13वां होगा, तो तीसरा गलत है, तो ये दो युग में सही है, आपके बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पहाड़ियाँ और वस्ती क्षेत्र दिए हैं, पहाड़ियाँ और यहाँ पर जो क्षेत्र दिए हैं वो यहाँ पर बताने हैं आपको, ठीक है। शेषचलम पहाड़ी, ठीक है, जो शेषचलम पहाड़ी है ये कहाँ पर है, ये आपकी दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत के दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य के निकट में है, ठीक है। तो कहाँ पर है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा पहला, ठीक है। जवाडी पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी भारत तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में, ठीक है। जवाडी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के उत्तरी भाग में, तो ये आपका मध्य प्रदेश नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सतमाला पहाड़ियाँ, ठीक है, सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है, आपकी सतमाला पहाड़ियाँ हो जाएगी महाराष्ट्र में, ये उड़ीसा दिया हुआ है। अनाईमुडी कहाँ पर है, अनाईमुडी आपकी केरला में है, तो ये सही है, अनाईमुडी केरला। और आपका जो शेषचलम पहाड़ियाँ हैं ये आपकी आंध्र प्रदेश, दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। तो 36 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दो युग में, ठीक है। 37 दक्षिणी गोलार्ध में समानता वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 37 का हो जाएगा ए, दिसंबर माह के दूसरे भाग में, ठीक है। क्यों, देखो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति 20 या 21 जून को, शीतकालीन संक्रांति ये 21 से 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित बिल्कुल विपरीत होता है इसके, क्या, जहाँ ऋतुएं उलट जाती हैं और शीतकालीन में संक्रांति पर दिन वर्ष का सबसे छोटा दिन हो जाता है, ठीक है। साथ ही क्या है, ग्रीष्म संक्रांति पर यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। दक्षिण गोलार्ध में शीतकालीन जो आपका अयनात है उसमें 20-21 जून को, और ग्रीष्म का जो अयनात होता है उसमें 21 से 22 दिसंबर तक होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर माह के दूसरे भाग में, ठीक है, 37 ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 37 नंबर तक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो 38 नंबर से क्वेश्चन रहेंगे वो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, बाकी 38 से जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपका सेकंड पार्ट में डाल दूंगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आप 2 से 3 पार्ट में आप अपना पूरा क्वेश्चन कवर कर सकेंगे, राइट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट PDF रहते हैं, वहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे, राइट। और आप यहाँ पर नीचे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहता है, डाउट रहता है, पढ़ने में कुछ समस्या रहती है, तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, राइट।